Hello everyone, so welcome back to the channel शिक्षा विद दीक्षा। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हम ऑलरेडी 3 पार्ट्स में काफ़ी अच्छा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और सारे अच्छे कंसेप्ट्स हमने बड़े अच्छे से मज़े में एक तरीके से स्टोरी के इस फॉर्म में कंप्लीट करे हैं। सो यहाँ भी मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस को अगर देख सकते हो आप फ़ोन पे तो फ़ोन पे देख लो, एल्स अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जस्ट कान में रील लगाकर इसको सुनते जाओ। दैट इज़ ऑल्सो एफिशिएंट कि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छा सा एग्ज़ाम दे करके आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दीज आर नॉट एक्चुअल रियल कॉन्ट्रैक्ट्स बट हैव लीगल ऑब्लिगेशंस। इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट एंड अनफेयरनेस। ये क्या होते हैं, एक्चुअल में बनाए चले जाते हैं कि जो अनजस्टमेंट जाते हैं एनरिचमेंट और अनफेयरनेस होती है उससे हमें बचाया जा सके, ठीक है। और इसकी लीगल ऑब्लिगेशंस होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, क्लेम फॉर द नेसेसरीज अप्लाइड टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है ये कि आपने किसी इनकैपेबल पर्सन को खाना उसकी नेसेसरीज़ प्रोवाइड करी। अब उसकी जो भी हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़ हैं या उसकी जितनी भी जिसका भी वो ऑनर है उस चीज़ों को आप यूज़ करके अपने लिए जितने भी आपने उसके ज़रूरी खर्चे किए थे उसको आप कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे इस केस में माइनर के लिए। सेकंड आ जाता है रिम्बर्समेंट ऑफ द पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर। किसी ने आपके बदले पैसे जो थे, जो सर्विसेज आपने कंज्यूम करी है, उस सर्विसेज के किसी ने आपके बदले पैसे दे दिए। अब एक तरीके से लीगल राइट बनता है उस बंदे का कि वो आपसे पैसे चार्ज कर सकता है जो उसने आपके बिहाफ पे पे करे हैं, ठीक है। तो वो रिम्बर्समेंट आ जाता है। ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन एंजॉयमेंट बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस नॉन गिफ्टिंग पर्पस। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है, किसी भी ऐसी सर्विस का जो कि एज गिफ्टेड नहीं थी उस बंदे की तरफ, तो वो बंदा आपसे उस सर्विस के लिए चार्ज कर सकता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। डी यहाँ पर आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अब कोई सामान है वो आपका खो गया, ठीक है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके ऑनर को ढूंढो, ठीक है। जो भी जिसको भी मिला है गुड्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आप उसके ऑनर को ढूंढो और उस गुड को सही सलामत उसके दे के आ जाओ, ठीक है। ये होता है। अब ये वाला कंसेप्ट ना बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है और ये थोड़ा सा ना हम बोल सकते हैं एक बड़ा कंसेप्ट बन जाता है कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होती है ना, यहाँ पर एक तरीके से ये पूरा एक्ट है यहाँ पर एक बेली की तरह यूज़ होता है, ठीक है। बेली यहाँ पे क्या होता है, जिसकी कस्टडी में तो होते हैं वो गुड्स बट उसकी ऑनरशिप नहीं होती। मतलब उसके पास तो होते हैं बट वो उसकी ऑनरशिप नहीं होती है। और जब उसके पास होते हैं बट उसकी ऑनरशिप नहीं होती है तो उसकी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस गुड्स की टेक केयर करे कि उसको कोई भी दिक्कत या डैमेजेस ना हो, ठीक है। सो नीड टू एक्ट एज ए बेली हैविंग कस्टडी बट नॉट एज ऑनरशिप, ठीक है। फाइंडर्स राइट टू सेल द गुड्स। अब जो फाइंडर है जिसको सामान मिला, ठीक है, उसके कुछ राइट्स भी होते हैं, ठीक है, कि वो सामान को बेच सकता है बट वो कब बेच सकता है, समझो ये भी बात। व्हेन द गुड्स हैव पैरिशिंग नेचर। अब उसके अगर जो गुड्स जो उसे मिले हैं वो पैरिशिंग नेचर के हैं, अब अगर वो इतना टाइम लगाएगा उसके ओनर को ढूंढने के लिए तब तक तो उसमें वो उसका नुकसान हो जाएगा, उसके पैरिशिंग गुड्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, उसका नुकसान ना हो, उसका नुकसान को बचाने के लिए वो उसके उस गुड्स को ही बेच देगा, ठीक है। और जो पैसे बचे मिलेंगे उसके बेचने पे वो उस ऑनर को दे देगा कि भैया आपके ऐसे गुड्स थे, उसको बचाने के लिए, आपके लॉस को बचाने के लिए मैंने इसको बेचकर ये पैसे मिले हैं, ये पैसे अब आप ले लीजिए, ठीक है। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑन गुड्स बियर्ड बाय द फाइंडर। अब जो वो गुड्स थे उसके ऊपर कोई चार्जेस थे लगे हुए थे, अब वो जिसको मिली उसने उसके चार्जेस पे करे, तो अब उस बंदे को अगर अपने चार्जेस को कंपेंसेट करना है तो भी वो उस गुड्स को बेचकर उससे कंपेंसेट कर सकता है और जितना भी रेस्ट अमाउंट बचेगा वो ओनर को जाकर के दे देगा कि भैया ये सब चीज़ें थी, मुझे ये चार्जेस पे करने पड़े तो उसमें से इतने काट करके मैंने आपको ये इतने पैसे दे दिए। समझ आ गई। राइट्स ऑफ द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। अब राइट क्या होते हैं फाइंडर के, जो भी गुड्स उसके खो जाते हैं तो उसके क्या राइट्स हैं
ही एंटाइटल्ड फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द लीगल चार्जेस मेड बाय हिम। जो भी उसने लीगल चार्जेस करे हैं उसके लिए वो एक तरह से एंटाइटल्ड हो जाता है, वो उसको क्लेम कर सकता है ऑनर्स से। ठीक है, फाइंडर कैन sue ऑन द ऑनर्स ऑफ ऑनर ऑफ द गुड्स टू गेट रिम्बर्समेंट। अगर वो नहीं देता उसको वो चार्जेस या रिम्बर्समेंट नहीं देता है तो वो उसके लिए उसके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन रिसीविंग मनी और गुड्स बाय द मिस्टेक। अब जो लायबिलिटी है उसकी, जो भी उसको मिल गया है तो वो भी उसकी एक तरह से लायबिलिटी होती है। ठीक है, कि उसके पास अगर गलती से आ गए पैसे कुछ भी, जैसे कि बहुत बार ऐसे होता है कि जो भी हम पेमेंट्स ऑनलाइन कर रहे होते हैं तो किसी के गलत के अकाउंट में चले जाते हैं पैसे, तो ये उसकी एक तरह से लायबिलिटी होती है कि वो उसके पैसे जो हैं जहाँ से भी गलती से आए हैं उसको रिटर्न बैक करें। ठीक है, उसकी लायबिलिटी हो जाती है। तो ये भी हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। ठीक है, अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है तो वो डिस्चार्ज कैसे होता है? बाय द परफॉर्मेंस, बाय द म्यूचुअल कंसेंट, subsequent impossibility, lapse of the time, operation of the law and breach of the contract। परफॉर्मेंस क्या कि जो हमने चाहा था वो हमने कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, तो वो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस से हो गया। अटेम्प्टेड हो गया कि हमने ट्राई तो किया था कि जो जो चीज़ें डिस्कस हुई है कॉन्ट्रैक्ट में वो सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए फुल्ली तरीके से, बट वो हो नहीं पाई। या तो जो जिसने इनिशिएट किया था कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसने मना कर दिया, किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं हो पाई, तो भी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। म्यूचुअल कंसेंट होता है नोवेशन। नोवेशन होता है कि जब मैंने कभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से उसमें कोई अल्ट्रेशंस वगैरह करी, वो मेरा नोवेशन में आ जाता है। ठीक है, मतलब मैंने चेंज कर दिया। अल्ट्रेशन होती है मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिजिनल था वो तो रहा ही नहीं। ठीक है, रेसिशन होता है हमारा कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दिया, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, कैंसिल करवा दिया। ठीक है, रिमिशन होता है उसको मैंने उसकी जगह पे कोई और कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस कर दिए। ठीक है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होती है कि करना चाह तो रहे थे बट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि अब वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। लैप्स ऑफ टाइम होता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन का टाइम था वो ही ख़त्म हो गया। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द लॉ क्या होता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में से जो भी पार्टीज थी उसमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, या इंसॉल्वेंस हो जाती है, या मर्जर हो जाता है। ठीक है, कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन हो जाता है, कुछ भी उसमें चेंजेस आ जाते हैं जो कि हाँ मतलब मटेरियल थी चीज़ें कि भैया हमें अगर 2000 का कॉन्ट्रैक्ट था तो 2000 ही चाहिए थे, बट हमने वो 2000 की जगह पर 3000 कर दिए, कोई भी चेंजेस हो गए तो वहाँ पर भी वो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली और एंटिसिपेटरी, कि किसी ने धोखाधड़ी कर दी तो उस वजह से हो जाएगा, या एंटिसिपेटरी कि किसी को लग रहा था कि भैया धोखाधड़ी हो सकती है, उसने उससे पहले ही अपने आप को बचाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करवा दिया, ख़त्म करा दिया। ठीक है, नोवेशन यहाँ पे क्या होता है जो कि पहले हम देख चुके हैं, व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट्स और द रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग वन। जब एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है एग्जिस्टिंग वन की प्लेस पे तो उसको हम नोवेशन कहते हैं। रिमिशन होता है व्हेन वन पार्टी एक्सेप्ट्स द लेसर परफॉर्मेंस देन द ओरिजिनल प्रॉमिस। जब मैंने मांगा तो ज़्यादा था बट बाद में मैंने कम में भी एक्सेप्टेंस दे दी कि चलो ठीक है मैं कम भी ले लूँगी, तो वो मेरा जो डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है इट वुड बी ड्यू टू रिमिशन। ठीक है, मर्जर होता है व्हेन द ड्यूटीज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मर्ज विद द न्यू ऑब्लिगेशन और द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब नया ही कॉन्ट्रैक्ट के साथ मर्ज हो गई है। जैसे कि एक लेक्चरर था जो पार्ट टाइम था बट अब उसको फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपॉइंट कर लिया गया है, तो अब एक जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसका पार्ट टाइम के साथ, अब उसकी हमने ऑब्लिगेशंस बढ़ा दी, फुल टाइम कर दी, तो अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मर्ज हो गया है। ठीक है, अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन जो कि मैंने आपको बताया कि जिसमें अगर हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज कर देते हैं जैसे सच एज द पेमेंट अमाउंट या कुछ भी, तो वो हमारा जो डिस्चार्ज होता है इट वुड बी ड्यू टू अनऑथराइज्ड मटेरियल अल्ट्रेशन। एंटिसिपेटरी ब्रीच होता है व्हेन वन पार्टी इन्फॉर्म्स अदर पार्टी टू नॉट टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अराइव्स। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डेट में एक्चुअल में हम वो काम करने हमारे लिए ड्यू है बट हम उससे पहले ही हम एंटिसिपेट कर पाते हैं या हम समझ पाते हैं कि वो हम नहीं कर पाएंगे किसी भी रीज़न की वजह से। अगर मैंने वादा किया है कि मैं ये ऑर्डर पूरा कर दूँगी बट सप्लाइज़ कम होने की वजह से या सप्लाइज़ के कॉस्टिंग इंक्रीज़ होने की वजह से मैं उसको नहीं पूरा कर पा रही, तो उसको पहले से ही इन्फॉर्म कर देना कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा पूरा, वो मेरा एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा। ठीक है, एक्चुअल ब्रीच जब मैंने उस डेट पे ही बता रही हूँ जा करके
अरे सॉरी मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे से नहीं हो रहा, आपने मेरे से इतना ऑर्डर मांगा था, मैंने उसमें से 50% कर दिया और नेक्स्ट 50% के लिए मेरे पास नहीं है, तो वो मेरा एक्चुअल ब्रीच होगा। उसी दिन बताऊँगी तो मेरा एक्चुअल ब्रीच है, उस दिन से पहले बताऊँगी तो मेरा एंटिसिपेटरी ब्रीच है। ठीक है। नॉन ब्रीचिंग पार्टी और द एग्रीव्ड पार्टी कैन रेज द क्लेम फॉर द कंपनसेशन अंडर लीगल रेमिफिकेशन। जिसके साथ गलत हुआ है वो कंपनसेशन के लिए क्लेम रेज कर सकती है। ठीक है। रेमेडीज़ फॉर द ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट। अब रेमेडीज़ क्या क्या है? रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, भैया रिसेशन पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर वो पहले से ही उसको कहते हैं हटवा ले तो एक तरीके से उसकी रेमेडी है। ठीक है। सूट फॉर द डैमेजेस, भैया केस कर दो डैमेजेस जो भी हुए हैं उसके लिए। सूट अपॉन द क्वांटम मेरिट, जो भी जितना भी काम किया है उसके लिए तो पैसे उसको मिलते हैं, तो उसके लिए भी सूट किया जा सकता है। भैया अगर मैं 100% काम मेरे से मांगा गया था, मैं नहीं कर पाई, 50% मैंने कर दिया, 50% के लिए तो मैं पेमेंट के लिए आस्क कर सकती हूँ ना, तो वो तो मुझे मिलेगा, तो वो हमारा आ जाता है क्वांटम मेरिट। ठीक है। एज मच एज ही डिजर्व्ड ही वुड गेट। ठीक है। जितनी भी रेंडर्ड मैंने या पार्शियल सर्विस दी है उसके लिए मैं पेमेंट डिमांड कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ हमारा सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस किया जाए, कोई भी मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की गई थी कॉन्ट्रैक्ट में कि नहीं भैया इसी बंदे से डांस करवाना है, यही गाना चलवाना है, यही एक ही तरीके की प्लेट्स चाहिए दिखाने के टाइम पे, ये कोई स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस दी गई है, तो वो अगर चीज़ नहीं होती तो उसके लिए भी मैं केस कर सकती हूँ। ठीक है। सूट फॉर द इंजेक्शन यहाँ पे क्या होता है? एज अ कोर्ट ऑर्डर टू restraining party from the doing the particular act or the performance of the further violate the terms of contract। जब अगर कुछ गलत काम किया, ठीक है, मतलब हमने चाहा था कि अच्छे फ्लैट्स चाहिए हमें पार्टी के लिए, बट उन्होंने गंदे फ्लैट्स ला करके दे दिए अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए, हमारे साथ फ्रॉड करने के लिए, और उस गंदे फ्लैट्स की वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो भी बंदे थे उन सबको एलर्जी वगैरह हो गई। ठीक है। तो अब कोर्ट क्या कर सकता है? वो बोलेगा जो आपके गंदे फ्लैट्स हैं ना उसको अब आप फर्दर सप्लाई नहीं करोगे, एक तरीके से उनको रेस्ट्रेन कर देंगे, उनको रोक लगा देंगे कि भैया वो फर्दर उस टर्म्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे उसके टर्म्स को वायलेट नहीं कर सके। समझ आ गया? तो सूट फॉर द इंजेक्शन ये कहलाता है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है बेलमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन हु इज़ बेलर to the another bailee for the specific purpose and understanding that the goods will be returned by the bailee to bailor once the purpose get fulfilled। बात समझो, यहाँ पर बेलर जो है वो एक गुड्स जो है वो बेली को देता है। ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ये अंडरस्टैंड करके कि जो गुड्स हैं पर्पस जब भी ख़त्म हो जाएगा तब रिटर्न बैक किया जाएगा। जैसे कि ए ओनर ऑफ द गुड्स है, ठीक है, उसको अपने जो गुड्स हैं उसको रिपेयर्स कराने थे, उसने उसको डिस्पैच कर दिया बेली को जो कि उसको रिपेयर करके देगा। ठीक है। ये रिपेयरर है। ठीक है। जब तक इसके पास रहेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया गुड्स को कुछ नहीं हो जाना चाहिए। ठीक है। और वो ठीक भी हो जाने चाहिए कि पर्पस है ये कि उसको ठीक करके देगा। ठीक करने के बाद ये नहीं मान सकता भैया ये गुड्स मेरे हैं, इसको ये वापसी देने पड़ेंगे, रिटर्न टू द ऑनर। तो ये पूरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है दैट वुड बी कंसिडर्ड इन अंडर बेलमेंट एक्ट। ठीक है। की फीचर बेलमेंट एक्ट का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? पर्पस ऑफ द बेलमेंट, पर्पस होना चाहिए भैया। जैसे यहाँ पर हमारा रिपेयरमेंट ऑफ द गुड्स जो था वो पर्पस था। डिलीवरी ऑफ द गुड्स, डिलीवरी भी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया यहीं पर ही आकर खुद करेगा, नहीं, डिलीवरी ऑफ द गुड्स भी होनी चाहिए। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुड्स ऑफ द बेली, अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी किसके ऊपर ट्रांसफर हो जानी चाहिए? बेली के पास जाती है। भैया बेली ही देखेगा, कुछ टूट फूट हुई बेली के ऐसी तैसी करनी है। अब रिटर्न ऑफ द गुड्स, ठीक है, गुड्स जो है सही होने के बाद रिटर्न भी होने चाहिए। ठीक है। मूवेबिलिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स ऐसे होने चाहिए कि उनकी मूवेबिलिटी हो सके, और लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है। प्लेज यहाँ पर आ जाता है, दिस इज़ द स्पेसिफिकल टाइप ऑफ द बेलमेंट। अब ये भी एक बेलमेंट का स्पेसिफिकल टाइप है। इसमें क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द गुड्स तो होती है, बट इसमें ना एक एडिशनल हम बोल सकते पर्पस होता है कि जब डेटर जो है, ठीक है, ये क्रेडिटर को गुड्स देता है। ठीक है। डेटर जो है जिसने उधार लिया है वो क्रेडिटर को अपने गुड्स दे देता है एज अ सिक्योरिटी ऑफ द डेट परफॉर्मेंस, कि भैया मैं पैसे दे दूंगा, अगर तेरे को चाहिए तो गिरवी के लिए ये रख ले। ठीक है। वो हमारी क्या होती है? प्लेज। ठीक है। अब प्लेज की क्या की फीचर्स होते हैं?
सिक्योरिटी फॉर द डेट, इसमें सिक्योरिटी ऑफ द डेट होती है। राइट टू रिटेन द पोजीशन, इसमें पोजीशन होता है और डेट की सिक्योरिटी होती है। और रिटर्न ऑफ द गुड्स होता है, वही सीधी बात। डिफरेंस क्या होता है सेल और बेलमेंट में? सेल में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है, बेलमेंट में रिटर्न होता है। सेल में ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र होती है, इसमें सिर्फ पोजीशन ट्रांसफ़र होता है। सेल में बायर जो है वो गुड्स को जिस तरीके से चाहे वैसे यूज़ कर सकता है। कहते हैं बेलमेंट में बेली को जो से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं बेलर ने यूज़ करने के सिर्फ उसी तरीके से यूज़ कर सकता है, ठीक है। बायर एंड सेलर आर द पार्टीज़ होते हैं इसमें, और बेलर एंड द बेली आर द पार्टीज़ हेयर इन अ बेलमेंट, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ बेलीज़ क्या होते हैं? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, जो भी हमारे रीजनेबल केयर है उसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स, कि भैया कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते उस गुड्स का, ठीक है। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन, अपने गुड्स के साथ नहीं उसको मिलाया जा सकता, ठीक है। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, कि भैया गुड्स वापसी करने हैं, ये भी ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी टू डिलीवरी एनी बेनिफिट्स अक्रूड फ्रॉम द गुड्स, मतलब जो भी एक्यूर्ड फ्रॉम द गुड्स, जो भी अगर कोई भी बेनिफिट उनके गुड्स से, बेलर के गुड्स से बनाया गया है तो वो बेनिफिट भी ऑनर को दे दिया जाए, ठीक है। ये ड्यूटी होती है। राइट्स ऑफ द बेली क्या होती है? कि जो एनफोर्समेंट ऑफ द बेलर्स ड्यूटीज़ हैं वो सारी उसका जो भी ड्यूटीज़ दी गई है उसका ध्यान रखे, ठीक है। राइट्स टू द डिलीवरी गुड्स टू वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स, अगर कोई भी यहाँ पर जो गुड्स हैं उसके जो ऑनर्स हैं वो जॉइंट हैं तो उन सबको ही उस गुड्स को दे दिया, डिलीवर करा दिया जाए। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू द बेलर विदाउट डैमेज, बिना डैमेज किए बेलर को वो गुड्स रिटर्न कर दिए जाएँ, ये राइट होते हैं। राइट ऑफ द लीन यहाँ पे क्या होता है? पर्टिकुलर लीन होती है पोजेशन फॉर द स्पेसिफिक गुड्स, अगर सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स हैं, मतलब जैसे कि अगर किसी के ऊपर कोई उधार है तो उसके ऊपर हम यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी जो हम अपने पोजीशन में रख सकते हैं तो वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक गुड्स तक ही रख सकते हैं, उसकी लायबिलिटी सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स तक ही है, तो वो हमारी हो जाती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक लीन। जनरल लीन होती है कि जब भैया उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जहाँ जिस प्रॉपर्टी में उसका नाम है वो सब हम अपने पोजीशन में रख लेंगे, जैसे कि बैंकर और पॉलिसी ब्रोकर्स करते हैं कि अगर आप किसी भी वजह से पैसे नहीं दे पाते हैं तो बैंकर्स या पॉलिसी ब्रोकर्स आपकी जितनी प्रॉपर्टी हैं उन सब को ही अपने पोजीशन में रख लेती हैं, ठीक है। राइट ऑफ अ बेलर, राइट्स ऑफ अ बेलर क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ द बेलीज ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ हैं उसका एनफोर्समेंट करें, ठीक है। राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ बेलमेंट इफ़ द बेली यूजेस गुड्स रॉन्गफुली, उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी किसी टाइम भी कैंसिल कर सकता है अगर उसे पता चलता है भैया बेली तो मेरे गुड्स का नुकसान कर रहा है, ठीक है। राइट टू डिमांड द रिटर्न ऑफ द गुड्स एट एनी टाइम इन द केस ऑफ द ग्रेचुअस बेलमेंट, अगर उसको लगता है कि ये मैंने जो बेलमेंट करी है वो किसी को गिफ्ट देने के पर्पस में की है तो किसी भी बेसिस किसी भी टाइम वो अपने गुड्स की डिमांड कर सकता है कि भैया वापसी दे दो मेरे को, मैंने तो गिफ्ट दी थी बस अब दे दो मेरे को वापसी, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द बेलर, जब पर्पस ख़त्म हो जाए तब उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक टाइम, जो टाइम दिया था टाइम ख़त्म हो गया, हाँ भाई इतने टाइम यूज़ करना था, चलो वापसी दे दो, तो तब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्ट्स इनकन्सिस्टेंट विद द बेलमेंट टर्म्स, जो भी बेलमेंट टर्म्स थे वो गलत तरीके से कर रहे थे तो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ द ग्रेचुअस बेलमेंट एनी टाइम, गिफ्ट के लिए दी थी, कभी भी मुझे ज़रूरत वापसी पड़ी मैंने वापसी ले ली, ठीक है। डेथ हो जाती है अगर बेलर बेली में से किसी की तो हो जाएगा टर्मिनेशन, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ द फाइंडर ऑफ द गुड्स लॉस्ट, ड्यूटी क्या होती है अगर जिसको मिले हैं गुड्स उसकी, ठीक है। तो ड्यूटी ऑफ द फाइंडर कि भैया उसका होता है कि भैया उसका ऑनर को ढूंढे, ठीक है, और उसकी रीज़नेबल केयर करे, जो भी गुड्स उसको मिले उसकी रीज़नेबल केयर करे। राइट्स क्या होते हैं फाइंडर के कि भैया उसको अपने पास रखे, जो भी उसको गुड्स मिले हैं उसका ध्यान रखे, उसको वो सील कर सकता है बट कोई स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं जो भी रीजंस होंगे तभी सर्कमस्टेंसेस में ही, ठीक है। राइट टू स्यू ऑन द फॉर द रिवॉर्ड, मतलब अगर उसको रिवॉर्ड चाहिए तो भैया उसे रिटर्न करने के लिए तो उसके लिए उसके ऊपर वो केस भी कर सकता है। राइट टू लीन ओवर द गुड्स फॉर द एक्सपेंसेस के लिए वो उधार भी देते हैं, एक्सपेंसेस के लिए वो कोशिश करे तो वो उसके गुड्स को बेच वगैरह भी सकता है, ठीक है। एजेंसी हमारे पास आती है, एजेंसी भी एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज़ मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एजेंट और प्रिंसिपल। एजेंट जो होता है वो सारी एक्टिविटीज़ तब करता है
जब उसको बोला जाता है, ठीक है, और वो थर्ड पार्टीज़ के साथ करता है, बट किसके कहने पे? प्रिंसिपल के कहने पे। प्रिंसिपल जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द एजेंट। एजेंट ही प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रूल ऑफ द एजेंसी क्या होता है? कांट कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्सनल नेचर। अपने पर्सनल काम के लिए भैया आप एजेंसी नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल इज़ लायबल फॉर ऑल एक्ट्स डन बाय द एजेंट। जो और प्रिंसिपल हर चीज़ों के लिए लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी एक्ट्स एजेंट के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। एजेंट और सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये भी पूछा जा सकता है। भैया इसका डिफाइंड स्कोप होता है, इसका डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। नॉट अंडर डायरेक्ट कंट्रोल, ये कोई डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता, ये डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। इसको डायरेक्शन दी जाती है कि भैया तूने करना क्या है, इसको डायरेक्शन दी जाती है तूने करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जो करेगा देखा जाएगा भैया, माना जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा किया गया है, ठीक है। डजेंट रिप्रेजेंट द ऑनर, यहाँ पे कोई ऑनर नहीं दिखाता, ठीक है। यहाँ पे सर्वेंट और एम्प्लॉय की अलग से गलती होती है, उसकी अपनी एक पहचान होती है। एजेंट कैन बाइंड द प्रिंसिपल इन कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल मैटर, जो भी लीगल मैटर के लिए एजेंट जो है वो बता सकता है भैया मेरे को तो प्रिंसिपल ने करने को बोला था, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट तक के लिए बात हो सकती है कि जो एम्प्लॉयमेंट में उसने कोई काम करने को बोला तो हम बोल सकते हैं कि इसने काम करने को बोला था। उसके बियॉन्ड अगर कुछ भी बात है तो वो बोलेंगे भैया तुम्हारी समझदारी कुछ नहीं है क्या जो तुम उसके कहने पे चलोगे क्या, ये वाली बात। आगे बात समझ। प्रिंसिपल कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, मेजर बाय द एज, बड़ा बच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं 18 प्लस होना चाहिए, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। शुड हैव साउंड माइंड, दिमाग वाला होगा तभी तो भैया प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है। एजेंट यहाँ पे आ जाता है, कॉम्पिटेंट होना चाहिए और इनकम्पिटेंट भी चलेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग माइनर एंड अनसाउंड माइंड, अगर माइनर है तो भी खतरा तो है बट वो अगर आपकी मर्जी, ठीक है, आपका मुँह आपका प्यार। अनसाउंड माइंड आपकी मर्जी, ठीक है, वही बात, आपका मुँह आपका प्यार, ठीक है। जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। जनरल मतलब कि भैया हर एक अफेयर्स के लिए कोई भी काम होगा मैं अपने एजेंट को भेजूँगा, वो काम करके आएगा, मैं तो खुद तो जाऊँगा ही नहीं, मेरे पास एजेंट है, मेरा एजेंट काम करेगा। स्पेसिफिक मतलब किसी एक काम के लिए मैं उसको भेजूँगा, बाकी सब के लिए मैं खुद जाऊँगा। तो जनरल और स्पेसिफिक में ये डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ एजेंसी यहाँ पर होती है 3 तरीके की होती है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है एंड बाय द रेटिफिकेशन होता है, ठीक है। एक्सप्रेस में तो क्लियर स्टेटेड वर्ड्स होते हैं। इम्प्लाइड में कब कब होता है? जब एजेंसी बाय द एस्टॉपल, एजेंसी बाय द होल्डिंग, ठीक है, एंड एजेंसी बाय द नेसेसरीज। अब क्या है एजेंसी बाय द एस्टॉपल? मैंने तो जैसे कि एक सीधी सी बात है, एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि मैंने डिनाइल कर दिया तो अब उसको करना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैंने उसको बोला था कि तुम जो भी खर्चे करोगे, तुम्हारे जो भी अभी खर्चे हैं वो कंपनी के कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से आप उसको रिम्बर्समेंट कर देना। बाद में मैंने एस्टॉपल का काम कर दिया, मैंने बोल दिया ना 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 भाई अब ये तुम खुद पेमेंट करो। अब उसने बंदे ने खर्चे कर दिए हैं, पेमेंट करने के लिए तो उसको खुद ही करने पड़ेंगे ना। सो ही वुड डू बाय हिमसेल्फ, क्योंकि एजेंसी बाय द एस्टॉपल है, जो स्टेटमेंट थी उसको डिनाई कर दिया गया, तो अब इसलिए उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एजेंसी बाय द होल्डिंग क्या होती है कि कहते हैं अभी तक एम्प्लॉय जो था एक एम्प्लॉय से ना कंपनी का सामान वामान मंगाया जा रहा था और उसके पैसे जो थे मैनेजर उसको दे रहा था। एम्प्लॉय अब छूट भी गया है वहाँ से, अब छोड़ गया है वो काम, बट वो सप्लाई अभी भी सस्ते दाम पे दे देता है, तो अभी भी हम उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसी से सामान मंगवा लेते हैं। तो अब वो जो एजेंट है वो एजेंट बाय द होल्डिंग है, ठीक है, उसके पास होल्डिंग है कि भैया वो हमारे लिए परचेजेस वगैरह करेगा हमारी कंपनी के लिए, तो एजेंट बाय द एजेंसी बाय द होल्डिंग आ गई, ठीक है। और एजेंसी बाय द नेसेसरीज मतलब कि भैया अब इतनी इमरजेंसी है, इतनी अर्जेंसी है कि अब उसको चीज़ें संभालनी ही पड़ेगी खुद से, तो वो एजेंसी बाय द नेसेसरीज में आ जाता है, ठीक है। एजेंसी बाय द रेटिफिकेशन क्या होता है? एजेंसी बाय द रेटिफिकेशन एक केस होता है प्रिंसिपल अफर्म्स एक्ट ऑफ एजेंट, कि जब बिना प्रिंसिपल के नॉलेज में एजेंट ने कोई काम कर लिया, कोई स्टेप्स कर लिया, बट बाद में जब प्रिंसिपल को बताया गया कि भैया तुम्हारे एजेंट ने ऐसे ऐसे कर दिया, तो वो बाद में बोल देता है हाँ हाँ ठीक है, जो भी उसने किया है वो सही किया है, तो हाँ भाई जो भी किया है ठीक करा है। जब वो ये बोल देता है तो इसका मतलब कि एजेंसी बाय द रेटिफिकेशन, जो भी उसने पहले काम कर चुका है उसको एक तरीके से प्रिंसिपल का थप्पा लग जाने को हम एजेंसी बाय द रेटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड दोनों केसेस पे हो सकती है, या तो वो मुंह से खुद से बोल दे, या तो अगर उसके ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं दे रहा और उसके सामने बात हो रही तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा। आगे बात समझ।
अब हो जाता है एसेंशियल फॉर द वैलिड रेटिफिकेशंस। एसेंशियल्स क्या क्या ज़रूरी क्या होता है एक रेटिफिकेशंस के लिए? प्रिंसिपल मस्ट बी आइडेंटिफाएबल। प्रिंसिपल जो है वो आइडेंटिफाएबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अज्ञात रूप में, अज्ञात देश में, अज्ञात इंसान है कोई, ऐसा नहीं भैया, दिखना चाहिए कौन है करने वाला, ठीक है। एक्ट मस्ट बी लीगली एनफोर्स्ड। जो एक्ट है वो लीगली एनफोर्स होना चाहिए, वो दिखनी चाहिए क्या चीज़ हमारी हो रही है, वो सही होनी चाहिए लीगली, ठीक है। प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस। प्रिंसिपल होना चाहिए एग्जिस्टेंस में, ठीक है। प्रिंसिपल मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। प्रिंसिपल मस्ट बी हैविंग फुल नॉलेज। उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। होल ट्रांजेक्शन्स एक्ट मस्ट बी रेटिफाइड। या तो पूरी ट्रांजेक्शन को ही सही बोले या पूरी ट्रांजेक्शन को ही गलत बोले। ऐसा नहीं है कि बोले हाँ ये काम तो ऐसे किया, हाँ बड़ी गलत, मुझे गलत कर दिया ना भाई, ऐसे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट बी डन इन अ रीज़नेबल टाइम। रीज़नेबल टाइम पे होना चाहिए कि उसने काम किया, आज बुलाया जा रहा है प्रिंसिपल को 2 दिन बाद, और प्रिंसिपल फिर सोच के जवाब दे रहा है 2-3 महीने बाद, तो तब हम उसको नहीं मानेंगे, ठीक है। रेटिफिकेशन मस्ट नॉट बी इंजर्ड हार्म थर्ड पर्सन। ऐसा ना हो कि भैया यहाँ पे वो गुंडा वाली बात चल रही है कि हाँ भाई एक एजेंट ने किसी एक का मर्डर कर दिया और उसको अपने दादा के पास चला गया और दादा कैसी कह रहे हैं कि हाँ भाई उसने मार दिया तो मार दिया। वो गुंडा पंती वाली काम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ द डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेयर, ठीक है, ये लैटिन में है ये। तो इन लैटिन इट मीन्स कि डेलीगेशन जो एक बार हो चुकी है उसको फर्दर डेलीगेशन नहीं होगा। मतलब प्रिंसिपल ने अपना काम अगर एजेंट को दे दिया तो एजेंट वो काम अपना फिर से किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो क्या होता है कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल के साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि भैया मुझे एक बंदा और लगेगा अपने अंडर ये काम को पूरा करने के लिए, तो हम इस एक्सेप्शन मिल जाएगा। इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो गया कि भैया उसने एक बंदे की हेल्प ले रहा है और प्रिंसिपल को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो एक तरह से इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनरी कस्टमरी है कि एक जो काम है उसके लिए परफेक्शंस के लिए उसको, जैसे ही इज़ अकाउंटेड, द एजेंट हैज़ द स्किल फॉर द अकाउंटेंसी, ठीक है, कि भैया वो अकाउंटिंग का काम अच्छे से देख पाता है, बट ही इज़ नॉट गुड इनफ इन मार्केटिंग, ठीक है। अब अच्छा काम करने के लिए उसको अब एक तरीके से ऑर्डिनरी कस्टमरी चाहिए, तो वो फिर क्या करेगा, एक मार्केटिंग के लिए एक और अपने अंडर एक एजेंट रख लेगा। तो वो यहाँ पे चीज़ आ जाती है। अनफोर्सीन इमरजेंसी। अब अनफोर्सीन इमरजेंसी मीन्स ही वुड बी अ बोनाफाइड हियर, ठीक है, मतलब करता धरता यही है, इमरजेंसी आ गई तब उसको लगता है कि मुझे किसी और की हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर सकता है। ये एक्सेप्शंस में आते हैं। कॉन्सिक्वेंसीज और लायबिलिटी क्या होती है भैया कि अगर वो फर्दर काम को डेलीगेट करता है तो एनी एक्ट डन बाय द सब एजेंट अपॉइंटेड बाय द एजेंट विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम। तो उसमें क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी, कुछ भी गलत काम किया तो प्रिंसिपल नहीं एजेंट फंसेगा इस बारी, ठीक है। अब उसको आप एक तरीके से चार्ट से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर प्रिंसिपल के नॉलेज में है कि भैया सब एजेंट अपॉइंट कर दिया गया है तो इन दोनों के काम का आंसरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल भी लेगा। बट अगर नहीं है तो भैया क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये महाराज लेंगे, एजेंट जी लेंगे, और आंसरेबल इसको होंगे, हाँ सर हमसे गलती हो गई, हाँ सर मैंने गलती कर दी, हाँ ये वाला काम ये करेगा, तूने ये क्यों गलत कर दिया, ये सब क्या होगा, ये इससे भी बात करेगा। समझ आ गई। और पूरी इस सब चीज़ों के लिए थर्ड पार्टी को और कोई सर्विस दे रहा है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ कर रहा है, तो उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल की, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेंट एंड सब एजेंट बोथ। आगे बात समझ। टर्मिनेशन ऑफ द एजेंसी कब होती है, एग्रीमेंट के थ्रू हो जाए, रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल ने बोल दिया हटा दो, चलो बेकार काम कर रहे हो। कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, काम सी हो गया है, पूरा हो चुका है। एक्सपायरी ऑफ द टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट, किसी की डेथ हो जाती है। प्रिंसिपल और द एजेंट बिकम्स एलियन एनिमी, अगर वो एलियन एनिमी बन जाते हैं तो उसकी वजह से हमारा टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर पार्टीज़ फ्रॉम द लॉस एंड द कॉस्ट टू हिम। जो भी वो एक तरह से बोलता है कि तुम्हारा कुछ भी नुकसान वगैरह हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम्हें सेफ मैं करूँगा। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज़ वुड बी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ए यहाँ पे जो प्रॉमिस करता है वो इंडेमनिफायर हो जाता है, और जिसके लिए करता है वो इंडेमनिटी होल्डर हो जाता है, ठीक है, हु विल गेट सेव। तो राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है, राइट टू क्लेम, कि भैया वो क्लेम कर सकता है जो भी उसका नुकसान हुआ उसके लिए। राइट टू लीगल डिफेंस, अपना लीगल डिफेंस ले सकता है। राइट टू सेटल, अपने नुकसान को सेटल कर सकता है। राइट टू रिकवर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। राइट टू मिटिगेट डैमेजेस। राइट टू स्यू फॉर द ब्रीच ऑफ द इंडेमनिटी, अगर इंडेमनिटी का कोई
जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कोई तोड़ के जाता है तो उसके ऊपर वो केस भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द गारंटी ऑफ द गारंटी। अब गारंटी के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? व्हेन वन पर्सन बिकम श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट ऑफ द अनदर पर्सन प्रिंसिपल डेटर इन केस ऑफ द डिफ़ॉल्ट। अगर भाई प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो पैसे देने के लिए चूक जाता है, तो जिसने उसकी श्योरिटी या उसकी गारंटी ली थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाना कि हाँ भाई ये इस पैसे नहीं देगा, मैं दूंगा इसके पैसे, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये इस तेरे पैसे दे देगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, इसमें आ जाता है एसेंशियल फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी कि क्या क्या हो जाता चाहिए भाई, कंसेंट होना चाहिए, ऐसी नहीं ज़बरदस्ती चल रही है, कंसिडरेशन, उसको कुछ मिलना चाहिए उसकी गारंटी लेने के लिए। ठीक है, राइटिंग और ऑरल एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए तो राइटिंग और ऑरल में होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल डेट मस्ट बी लीगल, जो उसका प्रिंसिपल डेट है वो लीगली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई लीगल बेसिस पे कोई अमाउंट जो है देनी थी और वो नहीं, वो हमारा लीगल होना चाहिए। ठीक है, काइंड्स ऑफ गारंटी कैसे होती है? स्पेसिफिक, कि हाँ भाई इस काम के लिए अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो वो उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। कंटिन्यूइंग होती है, जो काम अब से करेगा उसकी सारी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, परफॉर्मेंस होता है कि ये काम नहीं करके देगा तो मैं काम करके दूंगा। ये कौन सा है? ये गारंटी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। फाइनेंशियल, इसने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो मैं पैसे तुम्हें लौटा के दूंगा, तो हमारा फाइनेंशियल गारंटी में आ जाता है। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट में आ जाता है कि अगर इसने फ्यूचर में कोई पेमेंट नहीं दी तो वो पेमेंट मैं दूंगा। ठीक है, राइट्स ऑफ द श्योरिटी में आता है राइट टू सबऑर्डिनेशन। ठीक है, मतलब भैया कुछ भी उसने पैसे दे दिए थे, उसने जब प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाया पैसे किसी क्रेडिटर के, तो और उसके बिहाफ पे अगर श्योरिटी देता है क्रेडिटर के पैसे, तो श्योरिटी के पास राइट है कि वो अपने पैसे क्लेम बैक कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। ठीक है, स्टेप इनटू द शू ऑफ द क्रेडिटर, वो अब खुद क्रेडिटर बन सकता है। ठीक है, राइट ऑफ इंडेमिनिटी, कि भैया वो अपना नुकसान जो है निकलवा सकता है। राइट टू सिक्योरिटी, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए उसके पैसे या उसकी प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है। डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी कब होती है? जब परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, भैया उसने परफॉर्मेंस कर दिया, जितना उसको पैसे वैसे जो देने थे उसने बड़े तमीज़ से दे दिया, अच्छा बच्चा निकला। ठीक है, रिलीज बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर खुद कहता है यार तुम क्या फंसोगे यार, मैं ही निकलवा लूँगा इससे पैसे। ठीक है, ये भला मानुष निकलता है। तो ठाड़ा जाता है इम्पॉसिबल ऑफ द परफॉर्मेंस, ही परफॉर्मेंस जो है हो ही नहीं सकती अब। ठीक है, मतलब इंसान मर गया या कुछ भी हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, कुछ भी हो गई तो। ठीक है, या अनऑथराइज एक्सटेंशन ऑफ द टाइम, या टाइम का एक्सटेंशन हो गया, ये कुछ भी चेंजेस हो गए तो। ठीक है, अब आपको शायद समझ आ गया होगा, हमारा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ। मुझे लगता है काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। 2 से 3 बार ही पढ़ोगे, सुनोगे इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार भी अगर आपने सुन लिया अच्छे से तो भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आप करके आओगे। तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ बने रहिए, और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।